Hello friends, welcome back to my YouTube channel that is CV Forensics. So friends, आज हम बात करने वाले हैं methods for the development of gunpowder pattern. So इससे पहले वाले टॉपिक में हमने बात करी थी रेंज डिटर्मिनेशन के बारे में, तो वहाँ पर हमने देखा था गन पाउडर पैटर्न के बारे में. गन पाउडर पैटर्न जो रहता है वो आपका डिस्टेंस के एस्टिमेशन में यूज़फुल होता है, लेकिन कई बार क्या रहता है कि आपको जो गन पाउडर पैटर्न रहता है वो नेकेड आइज से विजिबल नहीं होता है. इसके अलावा बहुत सारी और पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं. तो उस केस में जो आपका गन पाउडर पैटर्न रहता है उसको क्लियरली विजिबल बनाने के लिए कौन कौन से मेथड्स का यूज़ करना चाहिए, तो इस वाले टॉपिक में आज हम वही बात करने वाले हैं. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम अपने आज के टॉपिक को, जो कि है मेथड्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ गन पाउडर पैटर्न. सो बेसिकली जो गन पाउडर पैटर्न रहता है, यूजुअली गन पाउडर पैटर्न्स आर सीन बाय naked eyes, but if in case it is obscured by any foreign material like dust, blood, etc., or if it is distorted due to wrong handling or not visible if present on dark colored cloths, etc. So in that case there are several methods which are used for the development of gunpowder patterns. So basically जितना भी आपका गन पाउडर पैटर्न रहता है, कई बार वो डार्क कलर के क्लॉथ पे है, इस वजह से विजिबल नहीं होता है. कई बार उसकी क्वांटिटी कम होती है, डार्क कलर के क्लॉथ पे भी होता है, उस वजह से भी वो विजिबल नहीं होता है. उसके अलावा कई सारी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, जैसे कि वो क्लियरली विजिबल ना हो और उसमें क्वांटिटी भी कम है एंड उसको जो हैंडल किया गया है वो भी उसको गलत तरह से हैंडल किया गया है, तो उस वजह से वो डिस्टॉर्ट हो जाता है एंड क्लियरली विजिबल नहीं रहता है. तो उस केस में इनको हमें विजिबल बनाने के लिए कौन कौन से मेथड्स का यूज़ करना चाहिए उनके बारे में हम बात कर लेते हैं. तो अभी हम थोड़ा सा आगे चलते हैं एंड यहाँ पर कुछ मेथड्स हैं जिनका यूज़ करते हुए हम इनको विजिबल बना सकते हैं. सो इसमें पहला है आपका इंफ्रारेड फोटोग्राफी एंड सेकेंड वन इज़ केमिकल मेथड. सो बेसिकली केमिकल मेथड इसमें दो तरह के यूज़ होते हैं. फर्स्ट वन इज़ ग्रीस टेस्ट एंड सेकेंड वन इज़ रोडिजोनेट टेस्ट. इसके अलावा आपका एक और टेस्ट होता है एंड दैट वन इज़ वॉकर टेस्ट. सो वॉकर टेस्ट जो है आपका एक साइंटिस्ट थे जोसेफ वॉकर, उनके नाम पर ही ये टेस्ट का नाम रखा गया है, बिकॉज जोसेफ वॉकर ने ही आपका ये वाले टेस्ट का डेवलपमेंट किया था. एंड ये जितने भी आपके केमिकल मेथड्स हैं इसमें सबसे पहले वॉकर टेस्ट का ही डेवलपमेंट हुआ था, उसके बाद में ही आपकी ग्रीस एंड रोडिजोनेट टेस्ट का डेवलपमेंट हुआ है. सो बेसिकली ये तीन तरह के आपके टेस्ट होते हैं, जिसमें से ये दोनों आपके ज़्यादा ही फेमस हैं एंड ये वाला उतना नहीं है, क्योंकि इनसे ज़्यादा बेस्ट जो है आपके ये दोनों टेस्ट अभी के लिए यूज़ करे जाते हैं. ठीक है, सो यहाँ पर आपके ये इतने तरह के मेथड्स हो गए जिनका यूज़ करते हुए हम पूरा देखने वाले हैं कि किस तरह से आपको कैसे उनको डेवलप करना होता है. एंड यहाँ पर आप दो इमेजेस हैं यहाँ पर, इसमें आप देखें तो ये गन पाउडर पैटर्न है, ये सेंटर में आपका एंट्री होल है एंड इसके आसपास आप देख सकते हैं गन पाउडर पैटर्न प्रेजेंट है. ठीक है, सो अगर आप इसमें फर्स्ट इमेज में देखें तो यहाँ पर आपका जो गन पाउडर की क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा है. गन पाउडर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर अगर आपका बैकग्राउंड जो है वो अगर थोड़ा सा डार्क कलर में भी होगा तो भी उतना प्रॉब्लम नहीं होगी. लेकिन इस केस में देखें तो यहाँ पर जो आपका गन पाउडर पैटर्न है उसकी क्वांटिटी बहुत ही ज़्यादा कम है. तो यहाँ पर अगर आपका जो बैकग्राउंड है वो डार्क हो जाएगा तो उस केस में क्या रहेगा कि आपका जो गन पाउडर पैटर्न है वो नेकेड आइज से विजिबल नहीं होगा. इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा भी इसको मिस हैंडल के साथ उसको मिस हैंडलिंग करते हैं उसकी, तो उस केस में भी ये आपको नेकेड आइज से विजिबल नहीं होगा एंड ये डिस्टॉर्ट भी हो सकता है. तो उस केस में इसको विजिबल बनाने के लिए काफ़ी सारे जो मेथड्स रहते हैं, तो वो ये सारे मेथड्स का हमें यूज़ करना होता है. ठीक है, एंड इसके अलावा इस इमेज को देखकर आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि इस वाले केस में जो फायरिंग हुई है, जो फर्स्ट वाला केस है, यहाँ पर जो फायरिंग हुई है वो काफ़ी ज़्यादा पास से फायरिंग करी गई है, इसीलिए जितने भी पाउडर पैटर्न्स थे वो सारे के सारे उस पर इम्प्रिंट हो गए हैं. सेकेंड वाले केस की बात करें, यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही लेस अमाउंट में जो पाउडर पैटर्न है वो बहुत लेस अमाउंट में है. तो इसमें क्या है इससे कि आपकी जो फायरिंग है वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस से भी नहीं हुई है और बहुत ज़्यादा पास से भी नहीं करी गई है. तो इसका मतलब ये है कि इसमें कहीं बीच में मीडियम के डिस्टेंस से ये फायरिंग करी गई है. ठीक है, एंड इसमें इस इमेज से आप ये दोनों चीज़ों को बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं. अभी हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, यहाँ पर बात कर लेते हैं इंफ्रारेड फोटोग्राफी की. सो बेसिकली
In infrared photography, firstly, illuminate the powder pattern with the help of a white light source, then photograph it by using the infrared film and IR filter. IR जो है वो basically आपका infrared है, infrared film and infrared filter. Okay, so this infrared filter allowed only infrared rays to enter the camera, and during this photography, aperture size of lens is minimum. यहाँ पर आपका अपर्चर साइज जो होता है वो आपका मिनिमम होना चाहिए। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। बेसिकली इसमें करते क्या है, जो भी आपका सस्पेक्टेड एरिया होता है जहाँ पर आपको लग रहा होता है कि यहाँ पर आपका पाउडर पैटर्न प्रेजेंट होगा, जो भी आपका एंट्री होल होता है जहाँ से बुलेट ने एंटर किया हुआ होता है, उसके आसपास के एरिया में अगर आपको नेकेड आई से विजिबल नहीं हो रहा है गन पाउडर पैटर्न, उस केस में आपको करना सिर्फ इतना होता है, आपको उस एरिया को वाइट लाइट सोर्स की हेल्प से इल्यूमिनेट करना होता है। इसके बाद में आपको इस तरह के कैमरे का यूज़ करना होता है जिसमें कि आपका इंफ्रारेड लाइट एंड इंफ्रारेड फिल्म एंड इंफ्रारेड फिल्टर दोनों ही अवेलेबल हों। उस केस में उनका यूज़ करते हुए आपको उस पर्टिकुलर इमेज का कैप्चर करना होता है, एंड कैप्चर के टाइम पर जो भी आपका लेंस रहता है उसका जो अपर्चर साइज़ होता है वो आपका मिनिमम होना चाहिए। आप इसमें बेसिकली इंफ्रारेड का ही यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि जो इंफ्रारेड रहता है उससे क्या होता है, जो आपकी जो इंफ्रारेड फिल्म और इंफ्रारेड फिल्टर होता है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी इंफ्रारेड रेस को ही आपके कैमरे के अंदर इंटर करने देता है। इससे आपका इंफ्रारेड रेज आपकी उस पाउडर पैटर्न से इंफ्रारेड रेज जितनी भी होती हैं वो सारी की सारी कैप्चर कर ली जाती हैं, एंड जो आपका पाउडर पैटर्न रहता है वो बहुत ही क्लियरली आपको विजिबल हो जाता है। ठीक है, ये तो हो गया आपका इंफ्रारेड फोटोग्राफी के बारे में। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, एंड यहाँ पर है आपका एक केमिकल मेथड। बेसिकली जो केमिकल मेथड रहता है, जो उसका बेस रहता है वो क्या रहता है, इन दिस मेथड इज बेस्ड ऑन कलर रिएक्शंस बिटवीन रिएजेंट्स एंड गन पाउडर पैटर्न। जो केमिकल मेथड रहता है उसमें बेसिकली क्या रहता है, जो भी आपके रिएजेंट्स होते हैं और जो भी आपका गन पाउडर पैटर्न होता है, उन दोनों के बीच में जब रिएक्शन होती है तो उससे कुछ कलर प्रोड्यूस होता है, एंड जो वो कलर प्रोड्यूस होता है वो आपको इंडिकेशन देता है कि इस पर्टिकुलर प्लेस पर या फिर इस पर्टिकुलर एरिया में, जो भी आपका सस्पेक्टेड एरिया है, वहाँ पर आपका गन पाउडर पैटर्न प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, ये बेसिकली आपका इसमें रिएजेंट्स और गन पाउडर पैटर्न्स की ही रिएक्शन होती है जिससे कि कलर प्रोड्यूस होता है। देन इन 1930 Joseph Walker was developed a technique for clear visualization of a gunpowder pattern in which he applies two chemicals, दैट इज़ दो केमिकल्स थे, उसमें फर्स्ट वन था आपका 2-नाप्थलसेमीन एंड सेकेंड जो था वो आपका 4,8-डाइसल्फोनिक एसिड। फर्स्ट वन 2-नाप्थलसेमीन एंड सेकेंड वन 4,8-डाइसल्फोनिक एसिड over the nitrite of gunpowder. This method is termed as Walker test. Okay, इस टेस्ट को आपका कहते हैं वॉकर टेस्ट, एंड इसमें बेसिकली जो गन पाउडर में आपका नाइट्राइट होता है, गन पाउडर में जितना भी नाइट्राइट प्रेजेंट होता है, इसमें जो उन्होंने केमिकल्स यूज़ करे थे वो केमिकल्स गन पाउडर के नाइट्राइट से पर्टिकुलरली रिएक्शन करते थे, एंड जो दो केमिकल्स उन्होंने यूज़ करे थे वो थे आपके 2-नाप्थलसेमीन एंड सेकेंड वन 4,8-डाइसल्फोनिक एसिड। ये दो केमिकल्स का यूज़ करा था इन्होंने गन पाउडर पैटर्न के ऊपर, जो पर्टिकुलरली सिर्फ गन पाउडर के नाइट्राइट जो कंपोनेंट होता था उससे रिएक्शन करते थे, जिसकी वजह से कुछ कलर प्रोड्यूस होता था। इस तरह के टेस्ट को वॉकर टेस्ट कहते हैं, क्योंकि जोसेफ वॉकर ने इसको डेवलप किया था, 1930 में डेवलप किया था फॉर द क्लियर विजुअलाइजेशन ऑफ गन पाउडर पैटर्न। यहाँ से आपके कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं कि वॉकर टेस्ट किस ईयर में दिया था, किसने दिया था, जो वॉकर टेस्ट है वो किससे रिएक्शन करता है, कौन कौन से केमिकल्स का यूज़ करा जाता है। ये सारी की सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एंड नेट के एस्पेक्ट से जितने भी केमिकल मेथड्स रहते हैं वो सारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वहाँ पर डायरेक्टली आपसे नाम पूछ सकते हैं कि ये पर्टिकुलर टेस्ट किस एविडेंस के एग्जामिनेशन के लिए यूज़फुल रहता है, इसमें कौन सा केमिकल यूज़ किया जाता है, कौन सा रिएजेंट यूज़ किया जाता है, इस टेस्ट को पर्टिकुलरली किसने दिया था। जितने भी फेमस टेस्ट होते हैं उनके साइंटिस्ट के नाम भी पूछ लिए जाते हैं। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एंड जितने भी केमिकल टेस्ट होते हैं बेसिकली वो तो आपके नेट के एस्पेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये बात हो गई आपके वॉकर टेस्ट के बारे में। अभी हम थोड़ा सा आगे चलते हैं एंड यहाँ पर बात कर लेते हैं सेकेंड मेथड की, एंड यहाँ पर है आपका ग्रीस टेस्ट। बेसिकली जो आपका ग्रीस टेस्ट रहता है
वो आपके जो भी गन पाउडर पैटर्न रहता है उसके नाइट्रेट से रिएक्शन करता है। इस स्लाइड में लिखा नहीं है, इसमें बेसिकली नाइट्रेट से रिएक्शन करता है आपका ये जो आपका ग्रीस टेस्ट होता है। एंड इसमें जो मटेरियल यूज़ करा जाता है बेसिकली उसमें 0.5% सॉल्यूशन ऑफ सल्फेनिलिक एसिड, एंड जो सेकेंड रिएजेंट रहता है वो आपका रहता है 0.5% ऑफ N1 नाप्थिल इथाइलिन डायमीन हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है, 0.5% ऑफ नॉर्मल 1 नाप्थिल इथाइलिन डायमीन हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है, एंड इस जो आपका ये वाला पर्टिकुलरली रिएजेंट था इसको हम कहते हैं मार्शल्स रिएजेंट। सो मार्शल्स रिएजेंट किसको कहते हैं, मार्शल रिएजेंट किसका नाम होता है, या फिर ये जो नाम है ये किसको मतलब ये किसका नाम है, तो ये दोनों आपको पता होना चाहिए कि मार्शल्स रिएजेंट क्या होता है, उसका अदर नेम क्या होता है। तो ये होता है आपका मार्शल रिएजेंट। ठीक है, तो बेसिकली ग्रीस टेस्ट में आपके ये दोनों ही केमिकल्स को यूज़ करा जाता है, फर्स्ट वन एंड सेकेंड वन। बेसिकली जो मतलब जो इम्पॉर्टेंट हैं वो ये दोनों ही आपके केमिकल्स हैं। एंड इसमें आपका प्रोसीजर के करने के बाद में आपको ऑरेंज कलर के रेड स्पॉट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं कि इसमें पूरा प्रोसीजर किस तरह से रहता है, इसको किस तरह से हमें परफॉर्म करना होता है। ठीक है, सो अभी हम यहाँ पर देख लेते हैं कि इसको करना किस तरह से होता है। सो बेसिकली इसमें करते क्या है, जो आपने जो सल्फेनिलिक एसिड जो था आपका 0.5% का एक्वस सॉल्यूशन, एंड जो आपका सेकेंड वन मार्शल रिएजेंट था उसको आप मिक्स करके एक स्टॉक सॉल्यूशन बना लेते हैं। वो पूरा आपने प्रॉपर उसको कलेक्ट कर लिया एंड उसका हमने कलेक्ट करके रख लेते हैं, दोनों को मिक्सचर बना के प्रॉपर तरीके से उसका स्टॉक सॉल्यूशन बना लेते हैं। स्टॉक सॉल्यूशन का मतलब होता है कि आप उसको स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में आपको करना क्या रहता है, आपका एक फोटोग्राफी पेपर होता है इस तरह से, वो फोटोग्राफी पेपर को हाइपो में रखते हैं, जिसकी वजह से जो भी आपके फोटोग्राफी पेपर में सिल्वर के पार्टिकल्स होते हैं, सिल्वर दैट मीन्स Ag। ठीक है, सिल्वर के जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो सारे के सारे उस फोटोग्राफी पेपर से निकल जाते हैं। एंड उसके निकलने के बाद में जो ये आपका फोटोग्राफी पेपर रहता है इसको जो रहता है आपको वॉश करके, वाटर से वॉश करके इसको सुखा लेना चाहिए, ड्राई कर लेना चाहिए। इसके बाद में ये आपने इतना कर लिया तो इसके बाद में जो आपका ये फोटोग्राफी पेपर था इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका जिलेटिन का इमल्शन ही बचता है। ये आपका फोटोग्राफी पेपर सिर्फ आपका जिलेटिन इमल्शन से ही इसमें प्रेजेंट होता है। अब इसमें आपका ये इतना हो गया। इसके बाद में इस पर्टिकुलरली जो आपका ये पेपर था, इस पेपर को आपने क्या किया, इसमें आपने जो ये वाला स्टॉक सॉल्यूशन बना रखा था इस स्टॉक सॉल्यूशन में इसको डिप करते हैं। मतलब एक किसी अलग वेसल में आपने स्टॉक सॉल्यूशन को निकाल लिया, उसमें आपने इसका ये आपका जो फोटोग्राफी पेपर था उस पर आपने इसको स्प्रे कर दिया, इसमें आपने पूरा तरह से इसको डिप कर दिया। इसके बाद में कुछ टाइम पर रखते हैं ताकि वो एब्जॉर्ब कर ले पेपर इस सॉल्यूशन को, एंड इसके बाद में उसको वापस से हम ड्राई कर लेते हैं। ठीक है, अब ये इतना काम हो गया, इससे आपका क्या रहा, जो आपका फोटोग्राफी पेपर था वो आपका इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए रेडी हो गया है। अभी क्या करते हैं, ये जो आपका फिर आपका जो फोटोग्राफी पेपर था ये तैयार हो गया है। इस फोटोग्राफी पेपर, इसके ऊपर आपको क्या करना होता है, जो भी आपका सस्पेक्टेड एरिया होता है उस एरिया को इसके ऊपर से रखते हैं। इसके बाद में इसके ऊपर क्या करते हैं, हम एसिटिक एसिड का 15% का जो सॉल्यूशन रहता है उसको एक क्लॉथ में डिप करके उसको अच्छे से उसको निचोड़ के, मतलब ज़्यादा नहीं, मतलब जितना भी एक्सेस है वो सारा रिमूव कर देते हैं। सिर्फ उसमें क्लॉथ में एसिटिक एसिड का 15% का सॉल्यूशन रहना चाहिए। एंड उस जो आपका सॉल्यूशन है, आपका जो क्लॉथ है, उस क्लॉथ को उस पर्टिकुलरली जो भी आपका, जैसे सपोज़ ये आपकी फ़ोटोग्राफी पेपर था, इस फोटोग्राफी पेपर के ऊपर आपने ये सस्पेक्टेड जो भी आपका एरिया था जहाँ पर भी आपके गन पाउडर पैटर्न्स थे उसको रखा, एंड उसके ऊपर से आपने जो आपका क्लॉथ का पीस है जिसमें आपने जो आपका एसिटिक एसिड था उसको आपने एब्जॉर्ब करवाया था उसको आपने रखा। इतना करने के बाद में आपको जो एक आयरन रहता है, आयरन की हेल्प से आप इसको पूरे पे आयरन करते हैं। मतलब कि जो आपका इस्त्री रहता है, हिंदी में बोलते हैं इस्त्री, या फिर कपड़ों को आयरन करने के लिए जो आयरन यूज़ होता है उससे आपको इसको आयरन करना होता है। एंड इसके बाद में क्या करते हैं, जितना भी आपका
जो आपका क्लॉथ रहता है उस क्लॉथ पे आपका सारा का सारा गन पाउडर पैटर्न ट्रांसफ़र हो जाता है। एंड इसमें आपका एसिटिक एसिड से रिएक्शन करके जितना भी नाइट्रेट होता है वो सारा का सारा आपका नाइट्रस ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, नाइट्रस एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। HNO2 दैट मीन्स नाइट्रस एसिड में वो कन्वर्ट हो जाता है। अभी जब ये नाइट्रस एसिड में कन्वर्ट हो जाता है तो इससे क्या रहता है, कन्वर्ट होने के बाद में इसमें आपको रेड, ऑरेंज और रेड कलर के स्पॉट्स नज़र आते हैं। तो ये जो आपके ऑरेंज और रेड कलर के स्पॉट्स प्रेजेंट हो जाते हैं, ये इंडिकेट करते हैं कि इसमें आपका नाइट्राइट प्रेजेंट है। ठीक है, नाइट्राइट का डिपोजिशन को ये इंडिकेट करता है। देन ये जो आपका इसमें आपको ऑरेंज और रेड कलर के स्पॉट्स विजुअलाइज हो गए, इसके बाद में इसको स्टेबल बनाने के लिए इसमें आपको 5% का HCl सॉल्यूशन का स्प्रे करना पड़ता है, जिससे आपको स्टेबल ब्लू कलर का ये ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है। आपके ऑरेंज और रेड स्पॉट्स स्टेबल ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं जब भी आप इसके ऊपर HCl का स्प्रे कर देते हैं। ठीक है, सो इस तरह से आप पूरा प्रॉपर तरीका रहता है जिस तरह से आपको ग्रीस मेथड परफॉर्म करना चाहिए किसी भी तरह की गन पाउडर पैटर्न को विजुअलाइज करने के लिए। इसमें बेसिकली नाइट्राइट्स का एग्जामिनेशन करते हैं, जैसे कि वॉकर में भी नाइट्राइट्स का ही एग्जामिनेशन करते हैं एंड आपके ग्रीस टेस्ट में भी नाइट्राइट का ही एग्जामिनेशन करते हैं। इससे पहले मैंने नाइट्रेट बोल दिया था शायद, तो वो गलती से बोल दिया था। यहाँ पर आपका नाइट्राइट का ही एग्जामिनेशन किया जाता है, वॉकर में भी नाइट्राइट का ही एग्जामिनेशन करते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से पूरा प्रोसीजर था। एंड अभी हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं एंड यहाँ पर आपका सेकेंड मेथड है एंड ये है रोडिजोनेट टेस्ट। सो ये जो टेस्ट होता है बेसिकली यूज़ किया जाता है डिटेक्शन ऑफ लेड एंड बेरियम मेटल्स की प्रेजेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए। अगर वो उनकी प्रेजेंस मतलब प्रेजेंट है तो वो इंडिकेट करता है कि उस पर्टिकुलर सस्पेक्टेड एरिया में आपका गन पाउडर पैटर्न प्रेजेंट है। ठीक है, सो इसमें बेसिकली जो टेस्ट मटेरियल यूज़ कर रहा था, जो मटेरियल जो आपके सॉल्यूशंस यूज़ करे जाते हैं वो यहाँ पर बेसिकली 3 ही सॉल्यूशंस रहते हैं। इसमें आपका फर्स्ट वन इज 10% एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड और वी कैन से CH3COOH। Then second one is saturated solution of sodium rhodizonate and the third one is tartaric acid buffer जिसकी pH आपकी 2.8 होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारे के सारे केमिकल्स का यूज़ करते हुए हम ये रोडिजोनेट टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। एंड ये जो टेस्ट होता है इसका जो रिजल्टेंट होता है उसमें आपको बेसिकली पिंक एंड ऑरेंज कलर के स्पॉट्स अपीयर होते हैं। अगर आपको पिंक एंड ऑरेंज कलर के स्पॉट्स शो हो रहे हैं, वो विजिबल हो रहे हैं, दैट मीन्स वो इंडिकेट करता है कि वहाँ पर आपका गन पाउडर पैटर्न प्रेजेंट है जिसमें कि आपका लेड एंड बेरियम मेटल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो ये आपका कुछ बेसिक चीज़ें थी। अभी हम इसमें देख लेते हैं कि ये जो सॉल्यूशंस थे इनका किस तरह से हम इसका यूज़ करते हैं इस टेस्ट में। इस टेस्ट को बेसिकली हम परफॉर्म कैसे करते हैं। अगर हम इसको यहाँ पर देखें कि इसमें जो रहता है आपका एक ये सपोज़ ये एक फ़िल्टर पेपर है, ये एक बड़े साइज़ का फ़िल्टर पेपर है। इसको आपको 10% की एसिटिक एसिड के सॉल्यूशन में डिप करके रखना होता है, डिप करना होता है। डिप करने के बाद में क्या करते हैं, जितना भी इसमें एक्सेस अमाउंट में एसिटिक एसिड आ जाता है उस सारे के सारे एसिटिक एसिड को हमें क्या करना होता है, ब्लॉटर पेपर का यूज़ करते हुए उसको हम रिमूव कर देते हैं। उसके बाद में अब जो आपके पास फिल्टर पेपर बचा जिसमें कि आपका एसिटिक एसिड प्रेजेंट है, उसके ऊपर से आपको जो भी सस्पेक्टेड एरिया होता है जहाँ पर आपको लग रहा होता है कि यहाँ पर गन पाउडर पैटर्न प्रेजेंट है, उसके ऊपर हम उस सैंपल को रखते हैं। एंड उसको रखने के बाद में सपोज़ यहाँ पर ये होल है एंड इसको पलट के उसके ऊपर रख देते हैं ताकि जितना भी पैटर्न है वो सारा का सारा उस पर आपका जो फिल्टर पेपर है वहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाए। एंड उस पर ट्रांसफ़र करने के लिए इसको आपको आयरन का यूज़ करना होता है। इसके ऊपर से आप आयरन करते हैं ताकि जितने भी गन पाउडर पैटर्न आपके इस सैंपल पर प्रेजेंट है वो सारे के सारे आपके ट्रांसफ़र हो जाए फिल्टर पेपर पर। इतना करने के बाद में जब आपके ये आप प्रोसेस कर लेते हैं, इसके बाद में आपको ये जो भी आपका सैंपल आपने रखा था उसको आप रिमूव कर देते हैं। एंड जो फिल्टर पेपर था इसको हम एयर ड्राई करते हैं। एयर ड्राई करने के बाद में क्या करते हैं, जितना भी एयर ड्राई हो जाता है उसके बाद में इसके ऊपर से आपको सोडियम रोडिजोनेट को स्प्रे करना होता है। सोडियम रोडिजोनेट को स्प्रे करने के बाद में इसके ऊपर से आप टार्ट्रिक एसिड बफर को स्प्रे करते हैं। एंड ये दोनों के दोनों सॉल्यूशंस को डालने के बाद में 1 बाय 1 डालते हैं, पहले सोडियम रोडिजोनेट देन टार्ट्रिक एसिड बफर। इसके बाद में आप देखेंगे कुछ टाइम के बाद में, या हो सकता है आपको तुरंत ही रिजल्ट मिल जाए, आपको पिंक एंड ऑरेंज कलर के स्पॉट्स देखने को मिलते हैं उस पर्टिकुलर प्लेस पर जहाँ पर भी आपके
जो भी आपका जहाँ पर भी प्रेजेंट होगा आपका गन पाउडर पैटर्न। सो अगर आपको वहाँ पर पिंक एंड ऑरेंज कलर के स्पॉट्स देखने को मिल रहे हैं, वो क्लियरली इंडिकेट करता है कि वहाँ पर आपका गन पाउडर पैटर्न है, जिसमें कि लेड एंड बेरियम दोनों की दोनों प्रेजेंट हैं उसमें। ठीक है, सो इस तरह से ये पूरा आपका प्रोसीजर रहता है। ये आपका बहुत ही ईजी मेथड रहता है, जिसमें कि आपको कुछ नहीं करना होता है। सिंपली फिल्टर पेपर को पहले ड्राई करते हैं, एसिटिक एसिड वेट करते हैं एसिटिक एसिड से, देन एक्सेस को रिमूव कर देते हैं। उसके बाद में आपको सैंपल रख के आयरन करते हैं, उसके बाद में उसको ड्राई कर लेते हैं एंड सोडियम रोडिजोनेट को स्प्रे करते हैं, देन टार्ट्रिक एसिड को स्प्रे करते हैं, जिससे कि आपको पिंक एंड ऑरेंज कलर के स्पॉट्स विजिबल हो जाते हैं। ठीक है, सो इस तरह से ये पूरा प्रोसीजर रहता है। आई होप आपको ये सारे के सारे मेथड्स बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मैंने यहाँ पर थ्योरी कुछ भी नहीं लिखी है, सारा का सारा आपको एक्सप्लेन किया है। तो आई होप आपको सारा का सारा समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप टेक्स्ट कर सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई आपको ज़रूर दे दूँगी। एंड ये वाला टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके बाद में हम नेक्स्ट बात करेंगे एंगल एंड टाइम के एस्टिमेशन के बारे में। सो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एंड आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पेज, टेलीग्राम चैनल एंड ब्लॉगर पे। फेसबुक पेज एंड टेलीग्राम चैनल पे आज मैं फिर से आपके लिए कुछ MCQs सेंड करने वाली हूँ। वहाँ पर बहुत सारे MCQs मिलेंगे जो कि आपके नेट के एस्पेक्ट से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो वो वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ में प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि आपके साथ साथ आपके जितने फ्रेंड्स हैं जो कि नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो इन वीडियो से हेल्प ले सकें एंड वो भी अपनी नेट की प्रिपरेशन को और ज़्यादा इन्हेंस कर सकें और ज़्यादा बूस्ट कर सकें। ठीक है, एंड अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी हियर।